सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इग्नू का BPSE 142 जो कि आपका थर्ड ईयर का कोड है और इसका जो चैप्टर नंबर 2 है भारत की विदेश नीति के निर्धारक और पार्ट नंबर 1 है। तो इसमें हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों का विस्तार से वर्णन करें या फिर विस्तार पूर्वक वर्णन करें, दोनों मतलब एक ही होता है। तो आइए फ्रेंड्स अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स आपका इसका परिभाषा आ जाता है जिसके अंतर्गत दो विद्वान हुए हैं जो कि आपके मार्टिन कप्लान और दूसरे विद्वान थे आपके डब्ल्यू थॉमस। इन दोनों विद्वानों ने आपके विदेश नीति के निर्धारकों का परिभाषा दिया। इनके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, निर्धारक शब्द का तात्पर्य इनका मतलब ये था कि जब हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी विकास स्तर की जो स्तर है या फिर दर है, जब हम पूर्ण रूप से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि ए से हमने स्टार्ट किया और हमारा स्टार्टअप ए से हुआ, हमने बी तक अपना स्टार्टिंग पॉइंट को एंड किया, तो यहां से लेके यहां तक का जो निर्धारित किया गया समय है या फिर जो हमारी दर या व्यवस्था पाई जाती है वो हमारा भारत की विदेश नीति का निर्धारक के नाम से संबोधित किया जाता है या फिर निर्धारक शब्द को संबोधित इनके द्वारा किया गया। अब भारत की विदेश नीति का निर्धारक का मतलब यह है कि भारत, जैसे कि मान लीजिए कि 1950 की बात कर ली जाए, 1950 में भारत कृषि कर रहा था, खेती कर रहा था, मछली पालन कर रहा था, मुर्गी पालन कर रहा था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारत ने अपना 1950 का जो अस्तित्व है अपना निर्धारित किया, लेकिन उसके तहत जब धीरे धीरे हमारे भारत व्यवस्था में जागरूकता फैली, लोग शिक्षित होना शुरू कर दिए, तो भारत का जो दृष्टिकोण है बी तक आ गया। ये मान लीजिए कि ए था और ये बी है। अब इसके अंतर्गत आपको देखने को मिला कि बी में उद्योग पर ध्यान देना शुरू कर दिया भारत ने, उद्योग व्यवस्था, कंपनी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया, विदेश नीतियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये 4 पॉइंट्स हैं फ्रेंड जिसके अंतर्गत भारत का जो निर्धारक व्यवस्था पाया जाता है उसका दृष्टिकोण बदलता हुआ नजर आता है। 1950 में भारत ये था और 2020 की बात कर ली जाए तो भारत अब ये बन चुका है या फिर पूर्ण रूप से आगे बढ़ चुका है। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि फ्रेंड्स जो हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे विकास स्तर की जो प्रक्रिया है लगातार उसमें परिवर्तन होकर जब हम आगे बढ़ते हैं वो हमारा भारत की विदेश नीति का निर्धारक होता है। अब इसमें क्या जो आप देख सकते हैं कि 1932 में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1932 में सबसे पहले हमारी विदेश नीति का शुरुआत किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारा ये देखने को मिला कि हमारा जो भारत का अस्तित्व यहाँ से लेके अब यहाँ तक आ चुका है। अब ये धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता जाता है और इसमें बदलाव आते जा रहे हैं। तो अब इसके प्रमुख जो निर्धारक जो व्यवस्था है, इसके प्रमुख कुछ कारक है। अब उन कारकों के बारे में फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा आपका यही होता है कि जब विकास स्तर की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तनशील व्यवस्था में आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही हमारा निर्धारक शब्द से हमारा परिभाषित किया जाता है। अब इसमें आपका पहला पॉइंट आ जाता है या फिर निर्धारक शब्द का जो पहला कारक आ जाता है आपका आ जाता है भौगोलिक व्यवस्था। भौगोलिक व्यवस्था के अंतर्गत बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स इसमें यह देखने को मिला है कि भारत जो विदेश नीति को करने में सक्षम हो पाया है वो कहीं ना कहीं अन्य देश उसकी जो व्यवस्था है भारत की कि भौगोलिक दृष्टिकोण या उसकी व्यवस्था कैसी है। तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि जो भारत जिस प्रकार, मान लीजिए कि ये आपका भारत है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका भारत है, तो ऊपर आपका क्या देखने को मिला, पहाड़ है,
हिमालय पर्वत है, और नीचे आपने साइड में क्या देखा, नीचे और ये साइड में आपने क्या देखा, तीनों तरफ समुद्र से भारत घिरा हुआ है, जिसके कारण कोई देश इसके साथ व्यापार करने में बहुत आसानी से उसके साथ व्यापार करने में सक्षम हो पाता है, जिसके कारण विदेश नीतियों से व्यापार करना एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। और भारत के साथ व्यापार के कारण यहाँ पे विदेश नीतियां पूर्ण रूप से सत्यापित की जाती है या स्थापित की जाती है। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टिकोण में ये देखने को मिला कि भारत का जो अस्तित्व है या फिर उसका जो एक पहचान है, या फिर बोल सकते हो कि मानचित्र में उसकी जो स्थिति है प्राकृतिक रूप से उसका बेहतर पाया जाने के कारण उसके साथ व्यापार करने के लिए विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे देश में अनेक प्रकार से हमारे कच्चे मालों को आयात किया जाता है या फिर निर्यात किया जाता है और आयात भी किया जाता है। आप रूस का उदाहरण ले सकते हैं कि रूस से किस प्रकार से हमारे जो हथियारों का आगमन किया जाता है वो खरीदा जाता है। तो वो सारे जितने भी व्यापार किए जाते हैं वो जहाज यानी कि समुद्री जहाजों के माध्यम से किया जाता है, और भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण इसके साथ व्यापार करने में आसानी होती है, इसीलिए यहाँ पर विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया जाता है। ये फ्रेंड्स आपका पहला पॉइंट था भौगोलिक व्यवस्था। अब आ जाता है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है कि भारत आर्थिक व्यवस्था में भी अब कहीं ना कहीं अन्य देशों के साथ अपना अस्तित्व बनाते हुए नजर आ रहा है। इस प्रकार आप भी देख सकते हो कि भारत आर्थिक रूप से पहले कमजोर देश माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो भारत का भी एक इकोनॉमिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग या फिर उसकी जो जीडीपी है कहीं ना कहीं अलग देशों के यानी कि अत्यधिक देशों के से बेहतर पाया जाता है। मानते हैं कि कुछ देश उससे आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत भी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने विदेश नीतियों को करने में सक्षम हो पाया है, जिसके माध्यम से आज पूरा विश्व कहीं ना कहीं मोदी सरकार के अंतर्गत हमने ये देखा कि भारत का अस्तित्व होने के कारण यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था पर अत्यधिक ध्यान देने को मिला, जिसके कारण यहाँ पे संरचनाओं का माध्यम संरचना संरचना शब्द का अस्तित्व कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाया है, और हमारे संरचना के कारण ही हमारी आर्थिक व्यवस्था में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इसके अंतर्गत ये भी देखने को मिला है कि फ्रेंड्स हमारी आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से ही भारत के साथ कोई देश व्यापार करने में सक्षम हो पाता है या फिर विदेश नीतियों को आगे बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत भी अर्थव्यवस्था के माध्यम से अन्य देशों के साथ वो भी अब आगे बढ़ चुका है, जिसके कारण आर्थिक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विदेश नीतियों को निर्धारित करने के लिए या सत्यापित करने के लिए। फ्रेंड्स अब आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आ जाता है ऐतिहासिक व्यवस्था। ऐतिहासिक व्यवस्था ऐतिहासिक व्यवस्था के बारे में बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स भारत का जो इतिहास रह चुका है, जिस प्रकार आपको भी पता है कि यहाँ पे पुर्तगाल आए, डच आए, यूनान आए, जो कि भारत को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से बिल्कुल लूटा। यानी कि उनके जितने भी हमारे धन संपत्ति था, जितने भी हमारे कच्चे मटेरियल थे, उन सभी का उन्होंने गलत प्रयोग करके अपने देशों में जाके वहां पे मतलब लगाया या फिर हमारे कच्चे मालों को उपयोग किया, या हमारे जितने भी हीरे जवाहरात थे, जितने भी मोती थे, सभी का उन्होंने अच्छे तरीके से भारत को एक बार बिल्कुल अच्छे से गन्ने की तरह निचोड़ डाला। ठीक उसी तरीके से भारत का जो ऐतिहासिक व्यवस्था है देखने को मिला है कि भारत पर जब किसी प्रकार का पूर्ण रूप से पूरे देश में संकट आता है तो भारत एकता के जुट में जुट जाता है। जैसे कि आपको भी पता है कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन छिड़ा था, उसमें आपने क्या देखा कि भारत में जब उसकी संस्कृति या फिर उसके धर्म पर हानि पहुंचने लगा तो उसने आंदोलन जैसी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भारत शुरू से ही अपनी विदेश नीति को करने में सक्षम देखने को मिलता है या फिर उसे पूरा करने का प्रयास करता है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिला ऐतिहासिक दृष्टिकोण में यहाँ पे धार्मिक व्यवस्था यानी कि धर्म को लेके आगे बढ़ाया गया। धर्म को लेके कहीं ना कहीं आगे या फिर धर्म को या फिर धार्मिक व्यवस्था की व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके कारण
हमारी जो व्यवस्था पाई जाती है वो हमारे देश और हमारे देश के लिए सम्मान पूर्वक या फिर सम्मानजनक की व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आज हमारा भारत एक धार्मिक या फिर बोल सकते हो धर्म निरपेक्षता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कारण भारत का जो इतिहास रहा है शुरू से ही एक शांतिपूर्वक तथा मित्रता के लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसी इतिहास को देखते हुए कोई भी देश भारत के साथ विदेश नीति करने में अपना योगदान निभाता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। तो तीसरे पॉइंट में हमने ये देखा कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कारण विदेश नीति को निर्धारित कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमने जिक्र किया। अब आ जाता है फ्रेंड्स आपके संस्कृति की बात कर ली जाए, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा संस्कृति की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा कि सांस्कृतिक व्यवस्था में आपकी जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति देखने को मिलती है, जैसे कि कथकली जो हमारे भरतनाट्यम या फिर इस प्रकार की जो संस्कृति है, या अलग अलग देशों या अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति है भारत में, तो उनकी संस्कृति को सम्मान करते हुए कहीं ना कहीं भारत से कोई भी देश विदेश नीति को करने में सक्षम हो पाता है या तथा उससे आगे बढ़ता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आज एशियाई देशों में आपका हिंदू धर्म या फिर बोल सकते हो कि हिंदू धर्म का प्रचलन बहुत ही पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है, या फिर हिंदू की संस्कृति पूर्ण रूप से एशियाई देशों में देखने को मिल रही है। इसी का कारण है कि भारत के साथ विदेश नीतियों को करने में सक्षम हो पाया है। आज भी अनेक पर्यटक या फिर टूरिस्ट जो हमारे देश में हमारी संस्कृति को देखने के लिए हमारे देश में या फिर भारत में विजिट करते हैं, जिसके कारण हमने ये देखा कि भारत की एक अलग पहचान संस्कृति के रूप में भी देखने को या फिर नजर आती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स आपका आखिरी या फिर तीसरा पॉइंट की बात कर ली जाए या फिर वैचारिक दृष्टिकोण की बात कर ली जाए। बहुत से पॉइंट्स है फ्रेंड्स, तो अब वैचारिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। वैचारिक दृष्टिकोण, फ्रेंड्स तो ये आपका पांचवा पॉइंट है वैचारिक दृष्टिकोण। वैचारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने ये देखा कि फ्रेंड्स जो आपका भारत का विचार किस प्रकार से है, यानी कि उसका विचार यानी कि उसके थॉट्स किस प्रकार से है, वो देखने को नजर आता है। तो फ्रेंड्स आपको भी पता होगा, जिस प्रकार एक बात कर ली जाए, आपको देखने को मिलता है कि 1950 में या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस प्रकार से हमारे सामने दो ही ऐसे विचार या फिर बोल सकते हैं कि थॉट्स या फिर बोल सकते हैं कि दो ही महाशक्तियों का ऐसे उदय हुआ, उनके विचारों का आगमन हुआ, जिसके कारण भारत बिल्कुल तलमला गया यानी कि डगमगा गया। जैसे कि आपको भी बोल सकते हो कि सोवियत संघ था एक तरफ और दूसरी तरफ आपका अमेरिका था। सोवियत संघ में साम्यवाद को लेकर चल रहा था, अमेरिका में पूंजीवाद को लेकर चला जा रहा था। तो वैचारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये देखने को मिला कि भारत ने यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए आगे बढ़ा, ना इस गुट में रहना पसंद किया ना इस गुट में रहना पसंद किया। उसने इन दोनों का समावेश करके अलग गुट बना के यानी कि गुट निरपेक्षता गुट की व्यवस्था की देखने को मिलती है कि निरपेक्षता की व्यवस्था उनकी अलग से पहचान बनाई, और इसी गुट निरपेक्षता के कारण आज पूरे विश्व में भारत को एक अलग देश के नाम से भी संबोधित किया जाता है कि यह किसी अलग विचारों के साथ रहना पसंद ना करके या फिर एक देश का सपोर्ट ना करके ये स्वयं अपने आप को अलग रखना पसंद करता है। तो ये वैचारिक दृष्टिकोण से हमने ये देखा कि फ्रेंड्स भारत शुरू से ही अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरे देशों का विचारों का सम्मान करते आ रहा है। फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये सोवियत संघ को अपना लेता तो पूंजीवाद दुखी हो जाता, और पूंजीवाद को अपना लेता तो सोवियत संघ दुखी हो जाता। तो इसलिए दोनों के विचारों को ना अपनाकर, दोनों के विचारों को अपना के इसने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण इसने इन दोनों के विचारों का सम्मान करते हुए अपने विचार को आगे बढ़ाया। तो यही हमारा वैचारिक दृष्टिकोण है। इसी वैचारिक दृष्टिकोण को देखने के लिए या फिर देखते ही कोई भी देश विदेश नीति को निर्धारित करने में वैचारिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत को देखा जाता है। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारे लास्ट पॉइंट पे, घरेलू दृष्टिकोण। घरेलू दृष्टिकोण की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स आपका देखने को मिलता है कि आपका जो छठा पॉइंट है घरेलू दृष्टिकोण। घरेलू दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने ये देखा कि भारत जिस प्रकार से अपने देशों के साथ साथ
अपने आसपास के पड़ोसी देशों का भी लेकर आगे बढ़ता है, उसे ही हम घरेलू दृष्टिकोण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल और हमारे जो श्रीलंका, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत पूर्ण रूप से इन पड़ोसी देशों के साथ अपना एक नीति, विदेश नीति को बनाने में, सत्यापित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके माध्यम से हमारे विदेश नीतियों को करना और आसान हो जाता है। और इसी कारण से हमारी विदेश नीतियों का जो निर्धारित किया जाता है, पड़ोसी देशों से भारत शुरू करता है। पड़ोसी देशों से भारत शुरू करने के कारण हमारे पड़ोस के जितने भी देश हैं, उनके साथ घरेलू संबंध की व्यवस्था में देखने को मिलता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे ए और बी के आसपास जो घर है, उसमें पड़ोसी है। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे कभी भी काम आते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत ने क्या किया, अपने घरेलू व्यवस्था को लेके आगे बढ़ा। घरेलू व्यवस्था यानी कि अपने पड़ोस के देशों के साथ आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसके कारण विदेश नीतियों को करने में आसानी हो पाती है। और इसी सोच व्यवस्था के कारण आज पूरा विश्व का देश हमारे भारत को प्रचलित रूप से या फिर उनकी एक पहचान बनाते हुए नजर आता है। और भारत एक खुद का अस्तित्व या फिर खुद का एक दबदबा पूरे विश्व में सत्यापित या फिर स्थापित कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा क्वेश्चन कवर अप होता है। आई होप कि आप सभी को वीडियो क्लियर हो गया होगा या डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।